एपिसोड 51 टू 60। अध्याय 51। क्या मुझे इसकी सूचना आपको देनी होगी? रोजमेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि आप अक्सर कंपनी में नहीं होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं, नई प्रमुख होने के नाते, इसके बारे में पूछ सकती हूँ। ऑस्कर ने एक कुर्सी खींची और रोजमेरी के सामने बड़े ही आत्मसंतुष्ट अंदाज में बैठ गया। अगर मुझे कंपनी के हर एक काम को व्यक्तिगत रूप से संभालना पड़े तो शायद मैं पूरी तरह से थक जाऊंगी। रोज जी, आपने अभी अभी यह पद संभाला है, इसलिए आपको शायद यह अंदाजा न हो कि काम कितना व्यस्त होता है। तो जब आप कंपनी में नहीं होते हैं तो आमतौर पर कहाँ जाते हैं? रोजमेरी ने पूछा। दूसरे मालिकों के साथ सौदे करना, आपूर्तिकर्ताओं से मिलना। रोज महोदया, क्या आप इसकी जिम्मेदारी भी संभाल लेंगी? ऑस्कर ने कहा। बिल्कुल, रोजमेरी मुस्कुराई, मुझे हर सौदे की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना इसे काम से छुट्टी लेना समझा जा सकता है। हे, ऑस्कर हंसते हुए बोला, तो आप मुझे ये बताना चाहती हैं, मिस रोज, कि मुझे हर दिन ऑफिस में ही रहना होगा? सिर्फ आप ही नहीं, काम के घंटों के दौरान सभी कर्मचारियों को अपने अपने पदों पर मौजूद रहना चाहिए। रोजमेरी ने हंसते हुए कहा। ऑस्कर ने अपने सामने खड़ी लड़की को घूर कर देखा, फिर जोर से हंसते हुए कहा, सुश्री रोज, अब कंपनी की शीर्ष अधिकारी होने के नाते मैं निश्चित रूप से आपकी बात सुनूंगा। अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपने ऑफिस वापस चली जाऊंगी, रोजमेरी ने कहा। चिंता मत करो, अब से मैं हर दिन कंपनी में रहूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर इसे अच्छे से संभालूंगा, ऑस्कर ने कहा। उनके लहजे में आखिरी वाक्य पर विशेष गंभीरता थी, मानो वे किसी बात की ओर इशारा कर रहे हों। अप्रत्याशित रूप से रोजमेरी ने इसे सहजता से लिया और हंसते हुए कहा, पहले तुम अपना ख्याल रखो। जब वह जाने के लिए खड़ा हुआ तो रोजमेरी ने उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए कहा, ओह, मैं आपको बताना भूल गई थी। ऑस्कर तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। रोजमेरी ने स्पष्ट रूप से कहा, केवल मैं ही अपने कर्मचारियों को आदेश दे सकती हूँ। ऑस्कर ने दरवाजे पर खड़े डीन की ओर देखा और असंतुष्ट महसूस किया। क्या आपको वो मिल गया, मिस्टर ऑस्कर? रोजमेरी ने पूछा। समझ गया, ऑस्कर गुस्से में वहां से चला गया। डीन दफ्तर में बैठी उस लड़की को देखता रहा, उसकी दृढ़ता देखकर वह हैरान रह गया। उसे क्या करना चाहिए? एक लड़की द्वारा सुरक्षित महसूस किए जाने से वह थोड़ा भावुक भी हो गया। फिलिप ने बगीचे में लगे फूलों और पौधों को देखा, माली के हाथ से कैंची ली और बोला, मैं छटाई कर दूंगा। ओह फिलिप, सावधान रहो, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, मक्खन ने घबराकर कहा। तुम्हें कौन सा आकार चाहिए? बस मुझे बता दो, मुझे कुछ प्यारा सा चाहिए, फिलिप ने कहा। प्यारा? बटलर को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने दूसरे माली के साथ नजरें मिलाईं। फिलिप ने अपने प्यारे पौधों की छंटाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि यह पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए उसने थोड़ा और काटा। अब ये कैसा लग रहा है? फिलिप, क्या तुमने अपने प्यारे पौधे को खरगोश के आकार में काट दिया है? बटलर को एहसास हुआ, क्या यह आज रात मालकिन को दिखाने के लिए है? फिलिप परिणाम से प्रसन्न था और उसने अपने काम की सराहना की। रोजमेरी को ये जगह और पसंद आए, इसके लिए उसने कई माली को आंगन के सभी पौधों को सुंदर आकृतियों में छांटने का निर्देश दिया और पूरे विला की सफाई और सजावट करवाई। मानो आज रात आने वाली मेहमान उनकी पोती की बहू नहीं, बल्कि कोई विशिष्ट अतिथि हो। सर, मिस सेरेना आ गई हैं। अचानक एक नौकरानी ने सूचना देते हुए कहा, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? वह यहाँ क्यों होगी? ब्रॉडी ने सोचा। उसने फिलिप की ओर देखा। फिलिप बेद की कुर्सी पर बैठकर आराम करने ही वाला था। उसे अंदर आने दो और चाय नाश्ता परोस दो। सेरेना नौकरानी के पीछे पीछे घूमती रही और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार फिलिप तक पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी आवाज भर आ गई। दादाजी! फिलिप को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। आपको यहाँ स्वस्थ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे अपराधबोध भी हो रहा है। ये आंसू क्यों आ रहे हैं? फिलिप ने पूछा। पिछली बार मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद करना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें जो गोली दी थी वह खराब थी। सेरेना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, तुम्हें बेवजह तकलीफ सहनी पड़ी। शुक्र है, तुम अच्छी खिलाड़ी हो और सब कुछ ठीक हो गया। फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बीत गया उस पर ध्यान न दें। दरअसल समस्या गर्भनिरोधक गोली की नहीं थी, बल्कि उसका कमजोर शरीर इसके लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन वह सेरेना को ये सब समझाना नहीं चाहता था। इसी समय एक शेफ ने फिलिप को समीक्षा के लिए एक मेनू दिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। फिलिप ने ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। क्या तुमने इस मिठाई में चॉकलेट पाउडर मिलाया है? रोजमेरी को ये पसंद नहीं है।
इसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बदल दो। ये सुनकर सेरेना ने सोचा, रोजमेरी, वह यहाँ रात के खाने के लिए आ रही है। असंभव, फिलिप को उसकी पसंद का इतना अच्छा अंदाजा कैसे है। और भी फल तैयार करो, उन्हें सुंदर सुंदर आकृतियों में काटो। फिलिप ने खुशी खुशी मेनू वापस कर दिया। बस इतना ही, अब जाकर सब कुछ तैयार कर लो। सेरेना ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, क्या आज रात हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आ रहे हैं? मैंने देखा कि बहुत सारे नौकर सफाई और सजावट कर रहे हैं। ये तुम्हारी बहन के लिए है। मैंने उसे आज रात खाने पर बुलाया है। फिलिप जोर से हंसा, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो रोमियो की मंगेतर निकली। सेरेना, लगता है हमारी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। इस जन्म में तुम मेरी पोती बहू नहीं बन सकती। मेरी बहन की तरह मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। सेरेना को थोड़ी सी नाराजगी महसूस हुई। रोजमेरी, हमेशा रोजमेरी। जब से रोजमेरी आई है तब से कुछ भी उसके मन मुताबिक नहीं हुआ। तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम्हें भविष्य में जरूर एक अच्छा परिवार मिलेगा और तुम्हारी शादी एक अच्छे आदमी से होगी। बहुत देर हो रही है, मुझे बाकी तैयारियों को देखना है, फिलिप ने कहा। फिलिप ने समय पर नजर डाली। रोजमेरी, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उन्होंने इस रात्रिभोज को बहुत महत्व दिया। रोजमेरी यहाँ पहली बार आई है, बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए। उनके शब्दों से उनकी भावी पोती से उच्च अपेक्षाएं झलकती थीं। जैसे ही वह जाने वाला था, सेरेना ने जल्दी से कहा, दादाजी, क्या कुछ और है? फिलिप मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ा। हालांकि वह सौम्य लग रहा था, पर पहले से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मैंने पियानो प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। मैं आपके लिए एक धुन बजाना चाहती थी। सेरेना चाहती थी कि फिलिप को पता चले कि वह रोजमेरी से ज्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन फिलिप को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बाद में आ सकता हूँ? अगर आपको जल्दी नहीं है तो क्या मैं आपके लिए एक धुन बजा सकता हूँ? आपकी संगीत की समझ हमेशा से ही परिष्कृत रही है और आपने वर्षों से कई उत्कृष्ट संगीत रचनाएं सुनी हैं। आप मेरी कमियों को बताने में मेरी मदद कर सकते हैं, सेरेना ने कहा। सेरेना सदमे में थी। क्या उसका इशारा ये था कि वह उसे रात के खाने पर आमंत्रित करने का इरादा नहीं रखता? क्या उसे इस बात की चिंता थी कि अगर रोजमेरी को पता चला तो वह नाराज हो जाएगी? वह सचमुच उस देहाती लड़की के बारे में सोच रहा था। सेरेना कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने उसे कहते सुना, ब्रोडी, थोड़ी देर सेरेना के साथ रहो, मुझे वहां कुछ काम निपटाना है। अध्याय 52। ठीक है। श्री ब्रॉडी को पता था कि वह बूढ़ा आदमी जाने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। हालांकि उनका रवैया ऐसा था मानो वे किसी को बाहर निकालने के लिए तैयार हों। सेरेना को यह उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी से मिलने के बाद फिलिप का रवैया पूरी तरह बदल जाएगा। वह बेहद शर्मिंदा थी। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने मिस्टर ब्रॉडी से उसे आसपास घुमाने के लिए कहा, लेकिन वह इतनी शर्मिंदा थी कि वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो देहाती लड़की रोजमेरी तो बड़ी मुसीबत खड़ी करती होगी। भला उसने दादाजी का दिल कैसे जीत लिया होगा? उसका रहस्य क्या था? उसने इतने कम समय में उसका विश्वास कैसे जीत लिया? दादाजी कामों में व्यस्त हैं, इसलिए मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। सेरेना उपहार वहीं छोड़कर खड़ी हो गई। श्रीमान ब्रॉडी, कृपया ये चीजें दादाजी को दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें किसी टॉनिक की जरूरत नहीं है और ये चीजें उनके किसी काम की नहीं होंगी। श्री ब्रॉडी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मिस सेरेना, कृपया इन्हें वापस ले जाए और अपने माता पिता को दे दीजिए। सेरेना का सामान कार में रख दो। ब्रॉडी जानता था कि वह आज यहाँ क्यों आए है। क्या इसलिए नहीं कि वह भी उस युवा मालिक के प्रति आकर्षित थी और मैकमिलियन परिवार की बहू बनने की उम्मीद कर रही थी? दुर्भाग्यवश अब युवा मालिक की निगाहें केवल सुश्री रोज पर ही टिकी हैं और बूढ़ा व्यक्ति भी सुश्री रोज से काफी मोहित हो गया है। क्या वह जबरदस्ती घुसना चाहती थी? ये तो कोरी कल्पना थी। दूसरी ओर रोजमेरी ने अपना काम खत्म किया और लुइसा को फोन करके कहा, माँ, आज रात मेरे लिए खाना बनाने की जहमत मत उठाओ। इससे पहले कि वह वजह बताती, लुइसा ने खुशी से कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। फिलिप ने मुझे थोड़ी देर पहले फोन किया था। वह आज अस्पताल से छुट्टी ले रहा है और वह चाहता है कि आप उसके साथ रात का खाना खाएं। रोजमेरी को आश्चर्य हुआ कि दादाजी ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए खुद उसकी मां को फोन किया था और उसे अंदर से खुशी महसूस हुई। दादाजी से मुझे ये भी पता चला कि आपने एक बार उनकी जान बचाई थी। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उस 10 मिनट की फोन कॉल में वे आपकी खूब तारीफ करते रहे। वे आपसे बहुत खुश हैं, आप उनकी पोती हैं, लुइसा ने कहा।
दादाजी द्वारा उस घटना का जिक्र करने पर रोजमेरी चौंक गई। अच्छा हुआ कि दादाजी ने बचाव अभियान की विस्तृत जानकारी नहीं दी। प्यारी रोज, माँ को कैसे पता नहीं चला कि तुम किसी की जान बचाने वाली हो? तुम तो कमाल हो, लुइसा ने कहा। हालांकि लुइसा बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि हैरिस परिवार ने रोजमेरी की उतनी कद्र नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। उनके पास एक बहुत ही प्यारी, आज्ञाकारी और समझदार बच्ची थी, लेकिन उन्होंने उसकी कद्र नहीं की और यहाँ तक कि उसकी निजी जानकारी एक गुमशुदा व्यक्ति की वेबसाइट पर डाल दी। अविश्वसनीय। आज रात दादाजी के साथ खूब मजे करो। लुइसा ने अनिच्छा से फोन रखने से पहले कुछ और शब्द कहे। जैसे ही सेरेना घर पहुंची, उसे खबर मिली और उसने सदमे में पूछा, क्या मेरी बहन ने फिलिप को पहले बचाया था? हाँ, मुझे तो फिलिप से ही पता चला। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि रोज इतनी विनम्र है। लुइसा अपनी बेटी से बेहद खुश थी। रोज हर तरह से संतोषजनक थी और दिन ब दिन और भी प्यारी होती जा रही थी। सेरेना ने मन ही मन सोचा, जरूर दादाजी बीमार थे और रोजमेरी वहां से गुजर रही थी, तभी उसने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई होगी। क्या इसी तरह उसने फिलिप का दिल जीता था? उसे भी सीपीआर आता था। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाठ्यपुस्तकों में तो ये करने का तरीका लिखा होता है। कितना अफसोस है कि उसे दादा फिलिप के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला। अगर उसे ऐसा मौका मिलता तो दादा फिलिप का स्नेह उस देहाती लड़की की ओर न मुड़ता। जैसे ही शाम ढलने लगी, फिलिप दरवाजे पर खड़ा था और गर्दन उठाकर देख रहा था। आखिरकार उसने दो परिचित आकृतियां देखी। कार से उतरते समय रोमियो ने रोजमेरी का हाथ पकड़ रखा था। उस स्नेहपूर्ण दृश्य को देखकर फिलिप के होठों पर मुस्कान आ गई। रोज, आखिरकार तुम आ ही गई। क्या तुम काम से थक गई हो? क्या तुम्हारा दिन कठिन था? अंदर आओ। फिलिप के अंदर कदम रखते ही उसने वहां इंतजार कर रहे दर्जनों नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, तुम लोग अब से उसका सम्मान करना। शुभ संध्या महोदया। सभी नौकर एक साथ खड़े हो गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सबकी निगाहें रोजमेरी पर टिकी थीं। ये स्पष्ट था कि वे काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से कुछ तो पसीने से भीग चुके थे। रोजमेरी थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उन्हें इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं थी। हे वहां! रोजमेरी ने सिर हिलाया और रोमियो के साथ अंदर चली गई। आंगन में लगे फूल और पौधे बेहद प्यारे थे। रोजमेरी थोड़ी हैरान थी। क्या यह उसके दादाजी का घर नहीं था? यहाँ इतने सारे प्यारे पौधे क्यों थे? रोमियो ने भी बदलाव महसूस किए। जिधर भी देखता सब कुछ ताज़ा और साफ सुथरा था। साफ था कि उन्होंने रोजमेरी को प्रभावित करने के लिए पूरी कोशिश की थी। रोजमेरी, क्या तुम्हें भूख लगी है? खाना तैयार है। फिलिप उसे भोजन कक्ष में ले गया। 4 रसोइयों और 8 नौकरों ने आदरपूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया। रोजमेरी अवाक रह गई। सच में इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं थी। रोजमेरी, मेरे बगल में आकर बैठो। फिलिप ने अपने बगल की जगह पर थपथपाते हुए कहा। एक नौकर ने रोजमेरी के लिए कुर्सी खींची। उसके बैठने के बाद रोमियो उसके बगल में बैठ गया। 4 रसोइयों ने व्यंजन परोसे। हर थाली न केवल सुगंध और स्वाद में लाजवाब थी, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। रोजमेरी, इसे चख कर देखो। फिलिप रोजमेरी की थाली में पूरा स्टेक परोसने ही वाला था कि रोमियो ने उससे पहले ही कर दिया। उसने बोस्टन लॉबस्टर का मांस निकाला और स्वाभाविक रूप से रोजमेरी की थाली में रख दिया। फिलिप ने सोचा, मेरा पोता सचमुच विचारशील है। क्या मैंने सही देखा? पास ही बैठा ब्रॉडी आंखें फाड़कर देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। क्या उनका छोटा मालिक सचमुच खाने की मेज पर इस लड़की की देखभाल कर रहा था? इसके बाद रोमियो ने केकड़े का छिलका हटाया और मांस रोजमेरी की प्लेट में रख दिया। साथ में खाना खाते हुए कई दिन बिताने के बाद उसे रोजमेरी की सेवा करने और उसकी भावनाओं का ख्याल रखने की आदत हो गई थी। लेकिन फिलिप और ब्रॉडी के आंखों को रोमियो जो कर रहा था वह अविश्वसनीय लग रहा था। तुम्हें समुद्री भोजन पसंद है? और खाओ। रोमियो ने उसके बारे में सोचा, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं खाया। फिलिप चौंक गया और उसने बड़ी मुस्कान के साथ तुरंत पूछा, रोजमेरी, स्वाद कैसा है? स्वादिष्ट, रोजमेरी ने कहा। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, मिस। चारों शेफ ने एक साथ सिर झुकाया। वे रोजमेरी की टिप्पणी के लिए बेहद आभारी थे। बूढ़े आदमी ने कहा था, अगर आज रात के खाने से युवती संतुष्ट हो गई तो उन्हें इस महीने दुगनी तनख्वाह मिलेगी। तुम्हें भी खाना चाहिए। रोजमेरी नहीं चाहती थी कि रोमियो उसकी इतनी देखभाल करे, लेकिन रोमियो उसे खाना परोसता रहा, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता रहा। वह चुपचाप उसे उसकी पसंदीदा चीजें परोसता जा रहा था। रोज, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले अक्सर मिलने आना।
इस जगह पर इतनी रौनक आए हुए बहुत समय हो गया है। फिलिप ने कहा, पहले रोमियो हमेशा काम में व्यस्त रहता था, कभी कभी तो वह 1-2 महीने तक मिलने भी नहीं आता था। हालांकि फेयरफील्ड मैनर में कई नौकर थे, फिलिप हमेशा अकेलापन महसूस करता था। लेकिन आज का दिन अलग था, परिवार के सदस्यों की मौजूदगी ने भोजन को और भी स्वादिष्ट बना दिया। जरूर, रोजमेरी ने आज्ञाकारी भाव से सहमति जताई। हम अक्सर तुम्हारा साथ देने के लिए वापस आते रहेंगे, रोमियो ने कहा। रोमियो की ये बात सुनकर फिलिप को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने सोचा कि रोमियो पहले हमेशा काम में व्यस्त रहता था और उससे मिलने नहीं आता था, लेकिन अब तो वो हमेशा उसकी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहता है। अध्याय 53। रात के खाने के बाद फिलिप रोज को आसपास घुमाने ले गया और अंत में दूर के दृश्य को देखने के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। अब अंधेरा हो रहा है और नज़ारा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिन के समय सुंदर फूल, झरने और दूर के पहाड़ दिखाई देते हैं। रोज, जब तुम आओ तो यहाँ जरूर आना और देखना। मेरे पास समय है, फिलिप ने कहा। जरूर, रोज ने समय पर नजर डाली। उसकी आवाज कोमल थी। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। जाओ मत। फिलिप थोड़ा हिचकिचा रहा था। क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो? मैं अगली बार आपसे मिलने आऊंगी, रोजमेरी ने कहा। रोज को जाते देख फिलिप ने तुरंत अपने बटलर ब्रॉडी को इशारा किया, जो तुरंत उसके इरादे समझ गया और चुपके से नौकरों को तैयारी करने का आदेश दिया। जैसे ही रोज रोमियो के नेतृत्व में पहली मंजिल के बैठक कक्ष में पहुंची, विला की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं। क्या हो रहा है? फिलिप ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, अचानक बिजली क्यों गुल हो गई? अजीब बात है, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या गड़बड़ है। थोड़ा रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ, ब्रॉडी ने कहा। ब्रॉडी ने अनजान बनने का नाटक किया और जल्दी से नीचे चला गया। रोमियो, रोज को थोड़ी देर के लिए सोफे पर ले जाओ। फिर फिलिप ने पास खड़े एक नौकर को आदेश दिया, जाओ कुछ मोमबत्तियां और आपातकालीन बत्तियां ले आओ। महाराज, क्या आपने पहले कुछ बहुत अच्छी आपातकालीन बत्तियां नहीं जमा की थीं? एक नौकर ने दिखावटी अंदाज में पूछा। ठीक है, तुम लोग जाकर उन्हें ढूंढो। फिलिप को भी जाने का बहाना मिल गया। लिविंग रूम में अब सिर्फ रोमियो और रोज ही बचे थे। रोमियो मुस्कुराया। विला में बैकअप जनरेटर जरूर था, इसलिए बिजली जाने पर भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होगा। क्या वह बूढ़ा आदमी जानबूझकर उन्हें अकेले रहने का मौका दे रहा था? रोज ने काफी देर इंतजार किया और समय देखा, 8:30 बज चुके हैं। चलो चलते हैं। अगर वह ज्यादा देर तक रुकती तो उसके माता पिता चिंतित हो जाते। रोमियो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अभी तो सुबह है, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। मैं आज तुम्हारे साथ काफी देर से हूं, रोजमेरी ने कहा। बस कुछ घंटे, काफी नहीं। रोमियो ने उसे और कसकर गले लगा लिया। मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता हूं। रोज अवाक रह गई। वो इतना चिपचिपाहट भरा क्यों हो गया था? पहले तो वो कितना ठंडा रहता था। मुझे छोड़ दो, अगर दादाजी देख ले तो क्या होगा? रोजमेरी ने कहा। अगर वह हमें देखेगा तो और भी खुश होगा, रोमियो ने कहा। ऊपर, ब्रोडी ने फिलिप को आते देखा और जल्दी से फुसफुसाकर कहा, सर इधर आइए। फिलिप जल्दी से उसके पास आया, नीचे देखने के लिए उसके बगल में सटकर खड़ा हो गया। कैसा चल रहा है? कोई प्रगति हुई है क्या? वे बस बातें कर रहे हैं, कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, ब्रोडी ने कहा। रोमियो, तुम बेवकूफ। कमरे में इतना अंधेरा है, वो उसे चूम क्यों नहीं रहा? फिलिप ने एक पल सोचा, क्या माहौल रोमांटिक नहीं है? किसी को भेजो और वो पंखुड़ी वाली लाइटें और एलईडी मोमबत्तियां नीचे ले आओ। ठीक है, ब्रॉडी ने कहा। कुछ ही देर में लिविंग रूम को खूबसूरत पंखुड़ी नुमा रोशनी और मेजों पर एलईडी मोमबत्तियों से सजाया गया, जिससे अचानक एक रोमांटिक माहौल बन गया। जरा रुको, रोजमेरी ने मोमबत्तियां जला रही एक नौकरानी को रोकते हुए कहा, मेरे दादाजी को बता दो कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। इस अचानक उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करते हुए नौकर थोड़ा घबरा गया। मालकिन, पूरे घर में बिजली नहीं है, क्या आप जाने से पहले थोड़ी देर और इंतजार कर सकती हैं? अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना होगा, रोजमेरी ने कहा। लेकिन सामने का दरवाजा बंद है, आप बाहर नहीं निकल सकते, नौकर ने कहा। रोजमेरी इस बात से हैरान थी। हर दरवाजा एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट दरवाजा है। बिजली गुल होने पर दरवाजे नहीं खोले जा सकते, नौकर ने कहा। क्या इन दरवाजों में यूएसबी पोर्ट नहीं है? आप इसे चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजमेरी ने एक समाधान सुझाया। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यूएसबी पोर्ट खराब हो गया है। अतिरिक्त चाबी का क्या होगा? रोजमेरी ने पूछा।
ओह, वो भी खो गया। नौकर ने जवाब दिया। अच्छा, दरवाजे के ताले से खराब बैटरी निकालो और उसकी जगह नई बैटरी लगा दो, रोजमेरी ने सुझाव दिया। मेरे पास अतिरिक्त बैटरी भी नहीं है, नौकर ने कहा। रोजमेरी अवाक रह गई। आखिर इन नौकरों ने दरवाजे के लिए कुछ भी तैयार क्यों नहीं किया था? उसकी धूर्त निगाहों को देखकर रोजमेरी तुरंत समझ गई और मुस्कुरा दी। जाकर मेरे दादाजी को बता दो कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रोजमेरी उठ खड़ी हुई, जाने के लिए तैयार। मैडम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं श्री फिलिप को सूचित कर देता हूँ। आप यहीं रुकिए, नौकर ने कहा। रोजमेरी को जाने के लिए दृढ़ संकल्पित देखकर वह फिलिप को ढूंढने के लिए जल्दी से निकल गया। उसकी कहानी सुनने के बाद फिलिप ने हाथ हिलाकर बात टाल दी और कहा, चिंता मत करो, मैंने यूएसबी पोर्ट पहले ही निकलवा दिया है और अतिरिक्त चाबी और बैटरी छिपा दी है। बिजली वापस आने तक वह जा नहीं सकती। जैसे ही रोजमेरी सामने के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि यूएसबी पोर्ट के साथ छेड़छाड़ के संकेत थे और छिपी हुई अतिरिक्त चाबी और बैटरी गायब थी, जाहिर तौर पर उन्हें ले जाया गया था। वह मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े आदमी की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए वाकई बहुत मेहनत की है। ये तुम्हारे लिए है। रोमियो ने उसे थामे हुए एक एक शब्द करके कहा, वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और चाहता है कि तुम यहीं रहो। रोजमेरी ने सोचा, रुको, ताकि यह आदमी मेरा फायदा उठा सके। बिल्कुल नहीं। उसने अपनी उंगलियां कीपैड पर रखीं और कुछ नंबर दबाए। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुल गया। आसपास के नौकर हैरान रह गए। उस युवती ने ये कैसे किया? दरवाजा तो साफ तौर पर बंद था। क्या श्री फिलिप ने यह नहीं कहा था कि बिजली के बिना इसे खोलना असंभव है? रोमियो को उम्मीद नहीं थी कि वह सिस्टम को चकमा देकर पासवर्ड को बेकार कर देगी। ये लड़की बहुत चालाक थी। मैंने बस यूं ही कुछ टाइप कर दिया, चलो चलते हैं। रोजमेरी सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। मैडम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। श्री फिलिप को अचानक दिल का दौरा पड़ गया है, कृपया आकर देखें। नौकर ने चिल्लाकर कहा। रोजमेरी अवाक रह गई। हालांकि उसे संदेह था, फिर भी वह मदद के लिए दौड़ी। एक नौकरानी भूरे रंग की आपातकालीन बत्ती लेकर आगे आगे चल रही थी और उसे फिलिप के कमरे में ले गई। ओह, मेरा दिल! फिलिप बीमार होने का नाटक करते हुए बिस्तर पर लेटा रहा। दादाजी, आपको कहाँ असहज महसूस हो रहा है? जैसे ही रोजमेरी का हाथ उनकी कलाई से छुआ, वह समझ गई कि मामला क्या है। मिस्टर फिलिप कैसे हैं? क्या वो ठीक हैं? ब्रोडी ने पूछा। रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और आलस भरे लहजे में जवाब दिया, वह बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे कुछ कहना ही है, तो शायद उसने कुछ ज्यादा खा लिया है और उसे थोड़ा पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है। फिलिप और उसके नौकर को यह उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी इतनी जल्दी समझ जाएगी कि वह नाटक कर रहा है। वे दोनों ही हैरान रह गए। दादाजी, आपको आराम करना चाहिए। रोजमेरी ने उन्हें टोका नहीं, बल्कि धीरे से कहा, मुझे सच में घर जाना चाहिए। अगर मैं और देर तक बाहर रही तो मेरे माता पिता चिंतित हो जाएंगे। मैडम, कृपया रुकिए। अगर मालिक को आधी रात में कोई आपात स्थिति आ गई, तो हमें समय पर डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। ब्रॉडी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। हाँ, आप तीसरी मंजिल के कमरे में रह सकते हैं। रोमियो का कमरा गलियारे के दूसरी तरफ है, आप दोनों अलग अलग रहेंगे, फिलिप ने आगे कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में इतने लंबे समय बाद इतनी चहल पहल देखने को मिली है। आप और आपके छोटे मालिक हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, हमें नहीं पता कि आप दोबारा कब आ पाएंगे। ब्रोडी ने कहा, तुम मैकमिलियन परिवार की बहू हो। तुम्हारा मैकमिलियन के घर में रहना ही उचित है। अगर तुम्हें ये ठीक नहीं लगता, तो मैं तुम दोनों की शादी का पंजीकरण तुरंत टाउन हॉल में करवा सकता हूँ। फिलिप ने कहा। रोजमेरी अवाक रह गई। ये बिल्कुल अनावश्यक था। अध्याय 54। मिस्टर कॉलिंस को सब पता है और उन्हें आपके यहाँ रुकने से कोई आपत्ति नहीं है, बटलर ने आगे कहा। रोजमेरी हैरान थी। उसके पापा ने यूं ही मान लिया। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे पापा का वॉइस मैसेज है। फिलिप ने अपना फोन खोला और उसे सुनाया। रोजमेरी के तुम्हारे घर पर रहने से मुझे ज्यादा सुकून मिल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज रात उसका इंतजार नहीं करूंगा। केनेथ की आवाज निकली। आखिरकार उसे देर सवेर मैकमिलियन बनना ही था। साथ ही फिलिप ने रोमियो के साथ कमरा साझा न करने का वादा किया था। वह अपनी होने वाली बहू को पसंद करता था और चाहता था कि वह फेयरफील्ड विला में एक रात रुके। हवेली के चारों ओर दर्जनों नौकर मौजूद थे, इसलिए उनकी निगरानी में कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं थी। इस स्थिति में केनेथ वास्तव में आपत्ति नहीं कर सकता था और उसे इसे नजरअंदाज करना पड़ा।
रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे। रोमियो, रोजमेरी को तीसरी मंजिल के दक्षिण दिशा वाले कमरे में ले जाओ। मैंने उसे साफ करवा दिया है। फिलिप के बात खत्म करने के बाद वह बटलर की ओर मुड़ा। रोजमेरी के लिए एक लालटेन लाओ और यह भी पता करो कि बिजली कब आएगी। वापस आ गया हूँ, काफी समय हो गया है, अभी लाता हूँ। बटलर तुरंत रोजमेरी के लिए एक लालटेन ले आया। मुझे मिल गया। रोमियो ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और दूसरे हाथ से रोजमेरी को ऊपर की ओर ले गया। हालांकि चारों ओर अंधेरा था, लेकिन लालटेन की गर्म रोशनी और उसके हाथ की गर्माहट ने रोजमेरी को सुरक्षा का एहसास दिलाया। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? रोमियो ने पीछे पीछे आ रही उस छोटी लड़की से पूछा। इससे पहले कि रोजमेरी जवाब दे पाती, रोमियो ने अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया और कहा, अगर तुम हो तो बस मेरे करीब रहो। रोजमेरी को भूतों से भी डर नहीं लगता था, अंधेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ उसने झेला था उसके सामने तो अंधेरा कुछ भी नहीं था। जब वे कमरे में पहुंचे तो रोजमेरी को एहसास हुआ कि लालटेन की जरूरत ही नहीं है। कमरा इतना बड़ा था कि हल्की रोशनी से भी उसमें कोई खास रोशनी नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर अभी भी अंधेरा ही था। धुंधली रोशनी में रोमियो ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसकी चमकती आंखें रात के आकाश में तारों की तरह थीं, जो एक मोहक चमक बिखेर रही थीं। उसका सहज आभास किसी आकर्षक रानी जैसा था। बिजली आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसका चेहरा छू लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा कितना कोमल, मुलायम और चिकना था। चेहरा थोड़ा छोटा था और उसका हाथ उसे आसानी से ढक सकता था। रोजमेरी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और कहा, तुम जाओ और अपना काम करो। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, रोमियो ने कहा। तो जाओ और अपने दादाजी का साथ दो, रोजमेरी ने कहा। दादाजी का दिन बहुत लंबा रहा। वे सोने जा रहे हैं, रोमियो ने कहा। रोजमेरी ने अपने सामने चिपके हुए उस लड़के को कुछ हद तक असहाय होकर देखा। तो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता हूँ। रोमियो की सांसें तेज होने लगीं। लड़की की मनमोहक खुशबू उसे उसके और करीब आने के लिए व्याकुल कर रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। फोन उठाते ही उसने अपनी बाहों में मौजूद लड़की से कहा, उपकरण में खराबी के कारण बिजली चली गई है। आज रात बिजली नहीं आएगी। रोजमेरी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जवाब, मैं जाकर देखता हूं कि क्या कोई कपड़े धोने की जरूरत है। अगर वह अभी नहीं निकला तो उसे डर था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। कमरे में बने वॉक इन क्लोजेट में घुसते ही रोमियो को वह चीज मिल गई। खाली। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आता हूं, रोमियो ने कहा। वह जल्दी से चला गया और थोड़ी देर बाद लौटा। ये कपड़े दादाजी ने पहले से तैयार कर रखे थे, पता नहीं ये मुझे फिट आएंगे या नहीं। रोजमेरी अवाक रह गई। क्या फिलिप को पहले से ही अंदाजा था कि वह यहीं रुकेगी? रोजमेरी ने कपड़े उठाए और मंद रोशनी में उन्हें ध्यान से देखा। अलमारी सेक्सी कैमिस और लेस वाली पारदर्शी ड्रेस से भरी हुई थी। एक भी ड्रेस उपयुक्त नहीं थी। रोमियो ने भी जाहिर तौर पर यह बात नोटिस की और युवती की आंखों में चमक देखकर वह मुस्कुरा उठा। मैं अपने कपड़े खुद ले आऊंगा, रोमियो ने कहा। रोमियो फिर चला गया और अपने साथ कुछ कमीज और पजामा लेकर लौटा ताकि रोजमेरी उनमें से चुन सके। पजामा बड़ा था, इसलिए रोजमेरी ने उसकी कमीज उठाए और बहुत ज्यादा सेक्सी कपड़ों के ढेर में से एक अपेक्षाकृत शालीन ब्रा चुनी। फिर एक लैंप उठाया और बाथरूम में जाने की तैयारी करने लगी। अचानक हवा का एक झोंका आया और बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया और रोमियो उसे दोबारा खोल नहीं सका। फिलिप, तुम तो बड़े ही चालाक हो, उनके बीच दोस्ती कराने का ये तरीका सोच लिया। ब्रॉडी कसकर बंद दरवाजे को देखते हुए अपनी हंसी रोक रहा था। मुझे यकीन है कि छोटा मालिक किसी भी पल मुझसे चाबी मांगने आ जाएगा। निश्चित रूप से, रोमियो ने तुरंत ब्रॉडी को फोन किया। अपनी हंसी दबाते हुए ब्रॉडी ने फोन उठाया और गंभीरता से समझाया, सर, वह कमरा अस्थायी रूप से उस युवती के लिए तैयार किया गया था और उसकी कोई अतिरिक्त चाबी नहीं है। क्या आप रात भर वहां रुक सकते हैं? ये तो बेहद शर्मनाक है। फोन पर रोमियो की शांत आवाज सुनाई दी। स्पष्ट था कि उसे सब समझ आ गया था। आपका क्या मतलब है? महोदय, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मेरा सिग्नल खराब है। हेलो महोदय, हेलो। ब्रॉडी ने झट से फोन काट दिया और उसे बंद कर दिया। रोमियो ने अंधेरे में अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसकी आवाज मोहक थी। लगता है आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। फिलिप वाकई बहुत चालाक था। जो भी हो, रोजमेरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय तो उसके दादाजी चाबी देने वाले नहीं थे। दरवाजा स्मार्ट लॉक नहीं था, इसलिए उसके सिस्टम को हैक करना नामुमकिन था।
जब तक कि उनके पास ताला खोलने के औजार न हो। लेकिन अगर फिलिप ने इस बारे में सोचा, वह निश्चित रूप से कमरे में कोई भी औजार नहीं छोड़ेगा। रोजमेरी लैंप लेकर बाथरूम में गई। थोड़ी देर में उसकी धुंधली लेकिन मोहक आकृति धुंधले कांच के दरवाजे पर दिखाई दी। बाथरूम का दरवाजा स्पष्ट रूप से बदला हुआ था और वह पहले से कहीं अधिक पुराना था, पहले से कहीं अधिक पारदर्शी। रोमियो ने अपने दादाजी से इतनी उम्मीद नहीं की थी कि वे उनके बीच संबंध मजबूत करने के लिए इतनी मेहनत करेंगे। कांच पर बनी आकृति धुंधली लेकिन मोहक थी। रोमियो की सांसें तेज हो गईं और वह खुद को बेचैन महसूस करने लगा। सहज रूप से नजरें हटाकर बाहर के दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। बाहर पानी और नहाने की खुशबू ने उसकी नजरें वापस अपनी ओर खींच लीं। रोजमेरी की परछाई पतली और खूबसूरत थी। बाथरूम के दरवाजे के पार से भी वह उसके मोहक आकर्षण की कल्पना कर सकता था। रोमियो उठा और खिड़की की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि हवा उसकी जलती हुई इच्छा को शांत कर देगी। जब रोजमेरी नहाकर बाहर आई तो उसने खिड़की के पास उसकी लंबी आकृति देखी और सहजता से कहा, मेरा स्नान हो गया है। रोमियो मुड़ा और जिस इच्छा को उसने अब तक दबा रखा था वह फिर से उमड़ पड़ी। बाथरूम से निकलती भाप कमरे में भर गई, मानो उससे कोई रहस्यमय धुआं फैल रहा हो। रोजमेरी ने उसकी सफेद कमीज पहनी हुई थी और नहाने के बाद उसका चेहरा और भी कोमल और सौम्य लग रहा था। जब उसकी आंखों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा तो वह मोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। खूबसूरत चौड़े कॉलर से दिख रही कॉलरबोन किसी उड़ने के लिए तैयार तितली की तरह लग रही थी और उसकी लंबी चिकनी पतली टांगों ने उसकी धड़कन तेज कर दी और उसकी सांसें रोक दी। मैं नहाने जा रहा हूं। रोमियो ने उसके द्वारा चुने गए पजामा उठाए और बाथरूम में चला गया। उसे डर था कि अगर वह एक पल भी और रुका तो उसकी भावनाएं उसकी बुद्धि पर हावी हो जाएंगी। नहाने के बाद की उसकी खुशबू अभी भी हवा में फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि आज रात उसे ठंडक पाने के लिए ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। अध्याय 55। बाथरूम से शावर की आवाज गूंज रही थी। कांच के दरवाजे पर एक लंबी आकृति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। रोजमेरी को कुछ भी पता नहीं था, वह अपने फोन में निजी मामलों में मग्न थी। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खुलते सुना तभी उसने ऊपर देखा। रोमियो गीले बालों और सफेद बाथरोब में सामने आया, एक मजबूत मर्दाना अंदाज से प्रेरित। तभी उसका फोन बज उठा। नंबर असामान्य रूप से लंबा था, आम मोबाइल नंबरों जैसा नहीं। उसने अपना ध्यान वापस फोन पर लगाया और शांत भाव से फोन उठाते हुए कहा, बताओ क्या है। तारांकन एसओएस इक्वल्स। दूसरी तरफ से जो भी बात हुई हो। रोजमेरी बालकनी की ओर चली गई और बेपरवाही से जवाब दिया, तो क्या। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया है। रोमियो की सांसें उसके कान को हल्के से छू रही थीं, जिससे वह थोड़ी झिझक गई। उसने एक चिपकी हुई बिल्ली की तरह स्नेह से उसके कान को सहलाया। रोजमेरी उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसने फोन पर मौजूद व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं अब फोन रख रही हूं। क्या वह कोई लड़का था? रोमियो को दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज का हल्का सा आभास हुआ, जिससे वह थोड़ा घबरा गया। वह उसे बस देख ही रही थी कि वह नहाकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही फोन की घंटी बजी, उसने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और सीधे बालकनी की ओर चली गई। बस एक दोस्त। रोजमेरी को खुद नहीं पता था कि उसे यह समझाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। छोड़ दो, कैसी दोस्त? रोमियो ने अपना सिर झुकाया और उसकी गर्दन पर फैली मोहक खुशबू को सूंघा। सिर्फ एक आम दोस्त या कोई खास दोस्त? उसकी आवाज नर्म और कोमल थी, उसके हाव भाव अपरिवर्तित थे। सिर्फ एक आम दोस्त नहीं, रोजमेरी ने कहा। आखिरकार वे जीवन और मृत्यु के दौर से एक साथ गुजरे थे, उनका बंधन काफी गहरा था। तो वो काफी महत्वपूर्ण है। उसकी असंतुष्टि स्पष्ट थी जब उसने उसके सुंदर चेहरे को देखा, मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। रोमियो। रोजमेरी ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज में बेबसी थी, हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, रोमियो ने कहा। उनकी मर्दाना शख्सियत और उनके प्रति उनकी कोमल आवाज ने उन्हें और भी आकर्षक बना दिया, जिससे वह लगभग अभिभूत हो गईं। मुझे प्यास लगी है। रोजमेरी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और अंदर जाकर एक गिलास पानी भरने लगी। उसका चेहरा बेवजह लाल हो गया था। आज रात मैं कहाँ सोऊंगा? रोमियो उसके पीछे पीछे अंदर गया। उसकी वासना अभी शांत नहीं हुई थी, बल्कि और भी भड़क उठी थी। बिस्तर हो या फर्श, जो चाहो चुन लो, रोजमेरी ने कहा।
बिस्तर। रोमियो ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो हम साथ सोएंगे? सपने में ही संभव है। रोजमेरी ने अपना गिलास नीचे रख दिया। उसने देखा कि बिस्तर पर केवल एक तकिया और एक छोटा कंबल था और उस विशाल कमरे में कोई सोफा नहीं था। तब जाकर उसे आखिरकार बात समझ में आई। तो मैं ही सो जाता हूँ। रोमियो धड़ाम से बैठ गया और कंबल और तकिया उसी के लिए छोड़ दिया। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। हल्की रोशनी बिखेरती हुई प्राचीन लालटेन बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। रोजमेरी कंबल के नीचे लेट गई, उसकी हल्की सांसें अब भी उसे सुनाई दे रही थीं। रोमियो बिस्तर के पास बैठ गया और धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शुभ रात्रि। जब वह सो गई तो उसने उसका हाथ थामे रखा। अगली सुबह बाथरूम में किसी की आहट से रोजमेरी जाग गई। पर्दों से छनकर आती रोशनी से थोड़ा स्वप्निल सा माहौल बन गया था। थोड़ी देर बाद बाथरूम में आवाजें बंद हो गईं और एक आकृति प्रकट हुई। क्या तुम जाग रहे हो? वह बिस्तर पर बैठी थी, उसके रेशमी बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। वह स्तब्ध और मनमोहक लग रही थी। इस दृश्य को देखकर उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान आ गई। तुम देर तक क्यों नहीं सोए? वह पिछली रात के अपने सफेद वस्त्र में ही थे और बेहद सौम्य दिख रहे थे। उनकी सहज शालीनता और एकांत का मेल उन्हें और भी आकर्षक बना रहा था। उसे पास आते देख रोजमेरी बिस्तर से कूद गई और लापरवाही से बोली, मुझे थोड़ी देर में काम पर जाना है। उसने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया था कि उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। ये कल रात के पुरुषों के स्लीपअवियर थे, जिन्हें रोमियो ने तकिए की तरह लपेट कर रखा था। क्या उसने सचमुच रात सख्त जमीन पर बिताई थी? रोजमेरी के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अपराधबोध है या बेचैनी। नाश्ते की मेज पर फिलिप उन दोनों को देखता रहा और सोचता रहा कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। उसने खुशी से पूछा, तुम दोनों देर तक क्यों नहीं सोए? फर्श बहुत सख्त है, नींद नहीं आई। रोमियो ने जवाब दिया। फिलिप और बटलर दोनों हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि पिछली रात दोनों को करीब लाने का एक शानदार मौका था, लेकिन रोमियो ने जमीन पर सोना चुना। तुम बिस्तर पर क्यों नहीं सोए? फिलिप ने हैरानी से पूछा। उसने मुझे बिस्तर दे दिया, रोजमेरी ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, क्या आज सुबह दरवाजा ठीक कर दिया गया था? फिलिप को थोड़ा अपराधबोध हुआ और उसने जवाब दिया, हाँ। दरअसल उसने भोर में किसी से चाबी से ताला खुलवाया था और उसे नहीं पता था कि रोजमेरी को इसका पता चला था या नहीं। ओह, मैंने कुछ नहीं सुना, उसने आराम से नाश्ता करते हुए कहा और आगे कुछ नहीं पूछा। फिलिप ने चिंता से पूछा, रोज, क्या कल रात बिजली गुल होने से तुम डर गई थी? मुझे नहीं पता कि बिजली आपूर्ति में खराबी क्यों आई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली बार जब आप आएंगी तो ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया। उसे उसकी योजना का बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। फिलिप ने पहले उस समझदार लड़की को देखा, फिर रोमियो को देखा और उसे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। नाश्ते के बाद रोमियो रोजमेरी को काम पर छोड़ने गया। बटलर ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर चुपचाप एक महिला का बैग निकाला और कहा, श्री फिलिप, युवती अपना बैग भूल गई हैं। वह उन्हें याद दिला सकता था, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा ताकि रोमियो को रोजमेरी से दोबारा मिलने का बहाना मिल जाए। उसने उनके जाने के बाद ही इसका जिक्र किया। बहुत बढ़िया। फिलिप खुश था कि बटलर ने ऐसा किया। कितना चतुर था। रोमियो से कहो कि वह उसे पहुंचा दे, मिलने का एक और मौका मिलेगा। बटलर ने हंसते हुए कहा, आपने उसकी शादी के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। तुम भी, है ना? फिलिप ने उन्हें जाते हुए देखा। कल रात के बाद मुझे यकीन नहीं है कि रोज मुझसे मिलना भी चाहती है या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि उसे पता चल जाएगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? कल रात जो हुआ वो शायद महज एक संयोग था। वो लड़की निर्दोष है और शायद उसे कुछ शक भी नहीं होगा। ब्रॉडी ने कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। फिलिप ने मन ही मन सोचा, अगर उसकी प्यारी रोजमेरी आना बंद कर दे तो उसे बीमार होने का बहाना करना पड़ेगा। यार, वो अपने पोते का उससे रिश्ता करवाने के लिए क्या क्या नहीं करता। कार में रोमियो ने बगल में बैठी लड़की पर एक नज़र डाली और उसे याद आया कि पिछली रात उसकी बड़ी शर्ट में वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। वह खूबसूरत चेहरा, आकर्षक कॉलरबोन और वे पतले मनमोहक पैर। कल रात तुम उस शर्ट में बहुत हॉट लग रही थी, रोमियो ने कहा। रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं हमेशा ऐसी ही नहीं रहती? तुम हमेशा से ही ऐसी हो। रोमियो उसके प्यारे से कान के पास आया। उसकी आवाज में शरारत और चाहत दोनों झलक रही थी। लेकिन कल रात आप विशेष रूप से मनमोहक थे।
उनकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था और उनके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। कल रात तुम बहुत अच्छे थे। नींद में वह बेहद पवित्र और मासूम लग रही थी। उसका शांत और सुंदर चेहरा किसी देवी की तरह सांसारिक दुनिया से अलग थलग था। रोजमेरी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सो जाने के बाद क्या हुआ। कंपनी के मुख्य द्वार की ओर आती हुई कार को देखकर उसने याद किया, काल, गाड़ी रोको और मुझे उतरने दो। जरूर, मिस रोज, काल ने कहा। रोमियो ने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें दोपहर में लेने आऊंगा। हम, रोजमेरी ने कहा। जैसे ही रोजमेरी कंपनी में दाखिल हुई, उसे एक उपहास भरी आवाज सुनाई दी, अरे वाह, ये तो मिस रोज है। क्या आप लग्जरी कार में काम पर आए हैं? उस पर तो काफी पैसा खर्च हुआ होगा। बोलने वाला ऑस्कर था, जो रोजमेरी के आने से पहले कंपनी का बड़ा बॉस था। हालांकि उसने अभी लाइसेंस प्लेट नहीं देखी थी, लेकिन लिमोजीन का मॉडल और बोनट पर लगा रोल्स रॉयस का लोगो उसे साफ दिख रहा था। अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए पर्याप्त। आप इतनी कम उम्र की हैं, मिस रोज, फिर भी आप इतनी महंगी कार खरीद सकती हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ, ऑस्कर ने कहा। रोजमेरी के होठों के कोने पर उदासीनता का एक हल्का सा भाव झलक रहा था। बिल्कुल खाली हो, है ना? यहाँ आलस करने के बजाय तुम्हें अपने काम पर होना चाहिए था। मैं एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था और संयोग से आपकी नजर आप पर पड़ गई, रोज महोदया। ऑस्कर ने खुशी से कहा, क्या यह आपकी कार है? या आपके प्रेमी की? या शायद आपके शुगर डैडी की? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? रोजमेरी लिफ्ट की ओर चली गई। बस अपना काम करो। ऑस्कर उसकी पतली और खूबसूरत काया को देखकर घृणा से भर गया। उसे लगा कि उसे यह पद सिर्फ उसके युवा और सुंदर चेहरे की वजह से मिला है। रोजमेरी 20वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ी और उसने देखा, उसका सहायक डीन और डिजाइनर मॉली दूर से उसका इंतजार कर रहे थे। सुश्री रोज, मॉली आपका इंतजार कर रही है, डीन ने कहा। क्या हाल है? रोजमेरी ने अपने दफ्तर का दरवाजा खोला, अपनी कुर्सी पर बैठ गई और अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखा। सुश्री रोज, ये मेरे हाल ही के डिजाइन हैं। मैं जानना चाहती थी कि क्या आप मुझे इस पर अपनी राय दे सकती हैं। मॉली ने डिजाइन सौंप दिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे रोजमेरी की प्रतिक्रिया का अंदाजा नहीं था। रोजमेरी की उलझन देखकर मॉली ने जल्दी से समझाया, आपकी पिछली कंपनी मीटिंग में हमारे विभाग प्रमुख ने जाकर आपको मेरा डिजाइन दिखाया था। आपके संशोधन के बाद मेरे डिजाइन में बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ? वह रोजमेरी की प्रतिभा की प्रशंसक थी और लगभग उसे अपना आदर्श मानती थी। आप किस तरह का डिजाइन बनाना चाहती हैं? रोजमेरी ने अपना डिजाइन उठाया और उसे देखने लगी। बिल्कुल ताज़ा और सुंदर, यही मेरी डिजाइन शैली है, मॉली ने कहा। मॉली की आंखें उत्साह से चमक उठी। मैं अपनी आदर्श रानी एबी की तरह दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े डिजाइन करने की उम्मीद करती हूँ। सुश्री रोज, क्या आप रानी एबी को जानती हैं? रोजमेरी थोड़ी देर रुकी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है। वह एक बेहद प्रतिभाशाली डिजाइनर हैं। उनके कामों से उनकी अनूठी कलात्मकता और गहन कौशल झलकते हैं। उनके द्वारा डिजाइन किया गया हर कपड़ा, हर बैग आलोचना से परे एकदम सही है। मॉली ने कहा। अध्याय 56। आपको लग सकता है कि उसने डिजाइन के क्षेत्र में अपनी चरम सीमा हासिल कर ली है, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया पेश करती है तो आप उसकी प्रतिभा से एक बार फिर चकित रह जाएंगे। उसकी रचनात्मकता असीमित लगती है। हर नई रिलीज यही दर्शाती है। वह हमेशा बेहतर होती जा रही है। वह वाकई कमाल की है, मॉली ने कहा। रोजमेरी ने सामने बैठी उस लड़की की तारीफें सुनते हुए हल्की सी मुस्कान दी, जो लगातार प्रशंसा के गीत गा रही थी। क्या वह वाकई इतनी खास है? बिल्कुल, मॉली की आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। वह जो भी डिजाइन करती है, जैसे ही वह बाजार में आती है, डिजाइनर उसकी नकल करने के लिए टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्रांड के डिजाइनर भी उससे प्रेरणा लेते हैं। उनका काम मुझे असीम प्रेरणा देता है। और उन्होंने मुझे सिखाया है कि अंधाधुंध रुझानों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की शैली बनानी चाहिए। जब तक आप में काबिलियत है, आप कला जगत में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। डिजाइन की दुनिया। मॉली की भविष्य के लिए आशाओं और सपनों को देखते हुए रोजमेरी ने अपना पेन उठाया और शांत भाव से उसे मार्गदर्शन देना शुरू किया। तुम इस हिस्से को इस तरह से बदल सकती हो। देखते ही देखते रोजमेरी के मार्गदर्शन में 1 दर्जन से अधिक ड्राफ्ट शानदार डिजाइनों में बदल गए। मॉली दंग रह गई। ये तो अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। इतने कम समय में रोजमेरी ने सभी कमियों को पहचान लिया था। उन्होंने कमियों को दूर किया और उनमें सुधार किया।
उनके स्पर्श से साधारण दिखने वाले कपड़ों के डिजाइन अनोखे और शानदार सामान में बदल गए। तभी दरवाजे के बाहर से डीन की आवाज आई, मिस्टर ऑस्कर, आप अंदर नहीं जा सकते। एक मामूली क्लर्क मुझे रोकने की हिम्मत करता है। ऑस्कर ने दरवाजे के बाहर से डीन को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुम खुद को क्या समझते हो, सत्ता के भूखे दूत? अचानक दफ्तर का दरवाजा खुल गया। डीन ने बेहद माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए मिस रोज, मैं उसे रोक नहीं सका। ऑस्कर बेपरवाह होकर अंदर आया। वह सीधे रोजमेरी के पास गया और बोला, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। यह अचानक है, लेकिन मुझे पता है आप समझ जाएंगी, मिस रोज। रोजमेरी ने उस अहंकारी घुसपैठिए की ओर देखा, ठंडी हंसी हंसी और उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोकते हुए कहा, तुम बिना दरवाजा खटखटाए ही अंदर घुस आए। ये बहुत जरूरी है, ये कंपनी के भविष्य का सवाल है, ऑस्कर ने कहा। रोजमेरी में उसकी बात पूरी सुनने का धैर्य नहीं था और उसने ठंडे लहजे में आदेश दिया, कृपया चले जाइए। सुश्री रोज, मुझे जो कहना है वह केवल कंपनी के भविष्य के बारे में ही नहीं है, बल्कि। ऑस्कर ने कहा, मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। रोजमेरी को उसके विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे यकीन है कि आप सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर ले जाए जाना नहीं चाहेंगे, है ना? ये दृश्य देखकर मॉली चौंक गई। आखिर हो क्या रहा था? ऑस्कर विजेता लड़का कितना घमंडी था, और मिस रोज तो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। इतना ठंडा। श्रीमान ऑस्कर, कृपया चले जाइए। डीन ने दरवाजे की ओर इशारा किया। ऑस्कर ने गुस्से को दबाते हुए उसे घूरा और दरवाजा बंद कर दिया। वह बाहर से बेसब्री से दरवाजा खटखटाने लगा। दफ्तर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक खटखटाने के बाद ऑस्कर का गुस्सा शांत हो गया। डीन पर भड़कते हुए उसने कहा, क्या तुम गूंगे हो? अगर तुम्हारा बॉस लोगों से मिलना नहीं चाहता तो कम से कम मुझे बता तो दो। क्या कंपनी तुम्हें यूं ही खड़े रहने के लिए पैसे दे रही है? डीन बाहर से केवल इतना ही फुसफुसा सका, सुश्री रोज, श्री ऑस्कर आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं, कार्यालय से संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर आया। ऑस्कर अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका। उसने सीधे दरवाजा खोल दिया और बोला, तो फिर तुमने मुझे दस्तक क्यों देने दी? क्या मैंने कभी कहा था कि अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी? रोजमेरी ने कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? ऑस्कर ने चिढ़कर पूछा। सच में, आप उपाध्यक्ष हैं लेकिन आपको बुनियादी शिष्टाचार तक नहीं पता। क्या आप यहाँ किसी सीरियल के लिए आए हैं? अगर आप इतने अच्छे हैं तो मुख्यालय में मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते? अगर नहीं तो बस शांत हो जाओ और अपना काम करो। जब तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर सकते तो यहाँ आकर शिकायत करना क्या मददगार होता है? रोजमेरी ने कहा। तुम? ऑस्कर अवाक रह गया, गुस्से से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना रियल होगा। जब तुम सम्मान और शिष्टाचार का मतलब सीख जाओगे तभी तुम्हें मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का अधिकार है। अब जाओ, रोजमेरी ने कहा। ऑस्कर अवाक रह गया, गुस्से से आग बबूला हो गया। वह मुड़ा और चला गया। मॉली दंग रह गई। उसने ऑस्कर के जाने की दिशा में देखा, फिर अपने सामने खड़ी महिला को देखा। वाह, क्या जबरदस्त महिला है। रोजमेरी की नजरें फिर से कागजों पर गईं। हम इस बारे में बात कर रहे थे। तुमने जो आस्तीनें डिजाइन की हैं और ये हेमलाइन, इसे बदलकर ये कर दो। मॉली का ध्यान इतना भटक गया था कि वह सुन ही नहीं पा रही थी। उस लड़की के दबदबे वाले व्यक्तित्व को महसूस करते हुए उसने गहरी सांस ली और चाहा कि काश वह भी इतनी ही सहज हो पाती। समझ गए? रोजमेरी ने ऊपर उसकी ओर देखा। हाँ, मॉली ने झट से कहा, मैं अभी जाकर बदलाव कर दूंगी। मॉली के अपनी ड्राइंग लेकर चले जाने के बाद डीन ने रोजमेरी के पास आकर अंगूठा ऊपर करते हुए कहा, सुश्री रोज, आप तो कमाल की हैं। मैं यहाँ 1 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने श्री ऑस्कर को कभी इस तरह नहीं देखा। वह रोमांचित होकर बोला, आखिरकार उसे अपना मुकाबला मिल ही गया। क्या मैं उसकी बराबरी कर सकती हूँ? रोजमेरी ने पूछा। नहीं, डीन ने जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए कहा, लेकिन श्री ऑस्कर पुरानी बातों को दिल में रखते हैं और वे आपको परेशान कर सकते हैं। सावधान रहें, सुश्री रोज। तो क्या मुझे उसे मेरे साथ छेड़छाड़ करने देना चाहिए? क्या मैं तुम्हें किसी पायदान जैसी दिखती हूँ? रोजमेरी ने कहा। डीन उसे विस्मय से देखता रहा। इतनी कम उम्र में कोई इतना कूल कैसे हो सकता है? अब से यहाँ किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति को मत आने देना। वे माहौल खराब कर देते हैं, रोजमेरी ने कहा। ठीक है, डीन ने कहा। डीन के जाने के बाद रोजमेरी अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर पिछली कंपनी की रिपोर्टें देखने लगी। उसका फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ।
रोमियो और उसके माता पिता के संदेश थे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एक और संदेश आया। दरवाजे पर दस्तक। सुश्री रोज, मानव संसाधन विभाग की निदेशक लिंडा आपसे मिलना चाहती हैं। डीन की आवाज बाहर से आई, जो थोड़ी चिंतित लग रही थी। उसे अंदर आने दो, रोजमेरी ने कहा। रोजमेरी ने अपना फोन नीचे रखा और सामने खड़ी महिला की ओर देखा। वह 20 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अधिकार भाव झलक रहा था। सुश्री रोज अपने पहले ही दिन सख्त बॉस बनने की कोशिश कर रही हैं, है ना? लिंडा गुस्से में रोजमेरी के पास गई और मेज पर मुक्का मारते हुए बोली, कंपनी की स्थापना के समय मुझे मुख्यालय से यहाँ भेजा गया था, अब तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहती हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि यह जगह तुम्हारी है? क्या तुम्हें मुख्यालय के फैसले की कोई परवाह भी है? उसने रोजमेरी को गुस्से से घूरते हुए ये कहा। जाहिर तौर पर वह रोजमेरी के फैसलों से नाखुश थी। बाहर से झांक रहे चालाक कर्मचारी चौंक गए। उन्होंने सोचा, क्या मिस रोज की मेज कोई ऐसी चीज है जिस पर वो यूं ही हाथ मार सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस रोज से आंखें मिलाने की? रोजमेरी जानती थी कि दफ्तर का दरवाजा खुला हुआ है और कई निगाहें उसे देख रही हैं। डीन उन्हें भगाना चाहता था, लेकिन उन्हें ड्रामा देखना पसंद था और वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। इसलिए उनमें से कोई भी नहीं गया। रोजमेरी की नज़र सामने खड़ी महिला पर पड़ी। उसने शांत स्वर में कहा, मुख्यालय के फैसले की परवाह न करने वाली आप हैं, निदेशक लिंडा। मैंने आपकी उपस्थिति का रिकॉर्ड देखा है। क्या आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अध्याय 57। तो रोज महोदया, आपने मेरी उपस्थिति का रिकॉर्ड देख लिया है। आपको पता होना चाहिए कि मैं पूरे साल जी तोड़ मेहनत करता रहा हूं, कभी देर से नहीं आया और न ही जल्दी गया। मैं हर दिन सबसे पहले आता हूं और सबसे आखिर में जाता हूं। मेरी सारी मेहनत उस रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर भी आपने मुझे बिना किसी अच्छे कारण के नौकरी से निकाल दिया। कारण? यकीन मानिए, मैं इस पर हंगामा मचा दूंगी, मुख्यालय में शिकायत करूंगी और यहां आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगी, लिंडा ने कहा। दफ्तर के बाहर के लोग दंग रह गए। डायरेक्टर लिंडा की जुबान तो वाकई बहुत चलती थी। मिस रोज से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो बस मिस रोज को इसलिए धमका रही थी क्योंकि वो जवान थी। वे सोच रहे हैं कि क्या सुश्री रोज डर गई थी? रोजमेरी ने उसकी ओर लापरवाही से देखा और धीरे से कहा, क्या तुम सचमुच उस बात पर विश्वास करती हो जो तुमने अभी कही? लिंडा को तुरंत गुस्सा आ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? बाहर बैठे उन लोगों से क्यों न पूछे कि पिछले साल आप वास्तव में कंपनी में कितने दिन थे? रोजमेरी ने कहा। क्या मिस रोज, आप उनके साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं? लिंडा ने ताना मारते हुए कहा, आज जो कुछ भी हुआ है, मैं उसकी सारी रिपोर्ट हेड ऑफिस को दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि लोगों को नौकरी से निकालने में कितना खर्च आता है। अचानक, क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो? हाँ, तुम्हें अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। लिंडा उन कठोर शब्दों को बोलकर जाने ही वाली थी कि तभी रोजमेरी की आवाज सुनाई दी, रुको। रोजमेरी ने एक अभिमानी रानी की तरह उत्सुकता से उसकी पीठ की ओर देखा। इस मामले की सूचना मुख्यालय को देनी ही होगी, वरना उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने दीमक की तरह पिछले 1 साल में कंपनी के कितने संसाधन बर्बाद किए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? लिंडा गुस्से से उसकी ओर मुड़ी और बोली, मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। मैंने उपस्थिति प्रणाली की जांच की और पाया कि रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया था, रोजमेरी ने कहा। रोजमेरी ने कंप्यूटर स्क्रीन को अपनी ओर घुमाया और अपनी पतली उंगलियों से कुछ बटन दबाए। आप मानव संसाधन विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए आपको उपस्थिति प्रणाली में लॉग इन करके बदलाव करने का अधिकार है। भले ही आपने बदलाव के रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन विशेष फार्मूलों और प्रोग्राम कोड की एक श्रृंखला की मदद से उन्हें जल्दी से बहाल किया जा सकता है, रोजमेरी ने कहा। रोजमेरी ने पूरे साल का हाजिरी रिकॉर्ड ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये रही आपकी असली हाजिरी। 365 दिनों में से आपने सिर्फ 78 दिन काम किया। बाहर खड़े सभी लोग चौंक गए। हालांकि उन्होंने यह बात पहले ही देख ली थी। लिंडा कई बार काम पर नहीं आए, उन्हें इतनी कम उपस्थिति की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ 78 दिन। तुमने पूरे साल की सैलरी और परफेक्ट अटेंडेंस के इनाम, साथ ही साल के अंत के बोनस भी ले लिए हैं, जो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा हैं। $500,000। यह एक आपराधिक अपराध हो सकता है, रोजमेरी ने कहा। You're slandering me. Linda went pale, couldn't believe this girl could restore her actual attendance. But regardless, that was all in the past. As long as she firmly denied it, what could the company do? Could this girl's restored attendance record prove anything?
She was good at coding. Maybe she manipulated the attendance record herself. Her aim was just to smear us old staff. Oh, by the way, I've extracted all the surveillance videos related to you over the past year. The number of days you showed up at the company is exactly 78 days. Whether you're the one slandering us, the police will figure it out when we get to the police station. Rosemary said. What are you trying to do? Linda said. Of course, turn these pieces of evidence over to the police. Arguing about right and wrong here is pointless. The police will sort it out soon enough. Rosemary said. Linda yelled. Rosemary shot a casual glance at Dean and said, Dean, call the cops. Hearing this, Linda immediately went as pale as a sheet. She was all high and mighty just now. But in front of Rosemary, she was helpless, clutching the table and begging for mercy. No, please. Linda's voice was shaking. Ems Rose, we can sit down and talk this out. I was originally planning to let you off the hook, but you just had to pick a fight with me. Rosemary said. Rosemary raised an eyebrow, looking somewhat helpless. I wasn't planning on making you pay for the company's loss or making you go to jail. But you insisted on reporting this to the headquarters, blowing things out of proportion. Linda was so regretful she could kick herself. Ems Rose, it's all my fault. I shouldn't have tampered with the attendance record, scamming my monthly salary and perfect attendance. I shouldn't have gone against my conscience to accept the company's annual reward. I was wrong. I really was wrong. Can I apologize to you? Is this the only thing you did wrong? Rosemary's gaze fell on her, filled with intensity. What else? Linda's tears were welling up in her eyes. And in her panic, she couldn't think of anything else that gave Ems Rose leverage. Linda seemed to realize something, but she wasn't sure. She asked timidly, what is it? It's the complaint letters from the people who left the company this past year. There are a total of 63 letters complaining about you. Rosemary said. Linda was stunned, so were the colleagues outside. That many. Clearly, Linda had been bullying quite a few people. You abused your power, covered for your colleagues who did wrong with you. And those upright people who refused to cooperate with you were all forced out by you. The company can't retain talents. And it's all because of you. Rosemary said. सुश्री रोज, मुझे समझाने दीजिए, उन लोगों ने कंपनी के नियमों का पालन नहीं किया। लिंडा ने कहा। लिंडा के अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोजमेरी की निगाहें और ठंडी हो गईं। इस समय भी तुम उन्हें फ्रेम में लगाना चाहती हो। वह अपनी मृत्युशैया तक पश्चाताप नहीं करेगी। श्रीमती रोज, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। लिंडा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जिन लोगों को मैंने मजबूर किया था, मैं खुद जाकर उन सभी से माफी मांगूंगी। ये देखकर कि रोजमेरी कोई जवाब नहीं दे रही है, लिंडा ने रुंधे हुए स्वर में कहा, कंपनी ने मुझे जो 12 महीने का वेतन और बोनस दिया है, मैं वह सब 3 दिनों के भीतर लौटा दूंगी। कृपया पुलिस को मत बुलाए। अगर आपने ऐसा किया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रोजमेरी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर शब्दशः कहा, जब तुमने उन्हें घर से निकाल दिया, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है? सुश्री रोज, लिंडा ने कहा, जब तुमने उनकी बदनामी की तो क्या तुमने कभी उनकी भावनाओं का ख्याल रखा? रोजमेरी ने कहा। रोजमेरी ने सामने खड़ी महिला को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैंने शिकायत पत्रों में ये भी देखा कि आपने अपने सहयोगियों को उनकी निजी बातों का इस्तेमाल करके धमकाया था, और उनमें से कुछ ने तो आपको पैसे भी भेजे थे। आपको इस मामले को सुलझाना होगा। रकम छोटी नहीं थी। अगर आप पर ये सभी आरोप साबित होते हैं तो आपको कम से कम 2 साल जेल की सजा काटनी होगी। सुश्री रोज। लिंडा बहुत डरी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अब पछताने का कोई फायदा नहीं, रोजमेरी ने कहा। डीन ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था और कुछ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने स्थिति के बारे में पूछताछ की और लिंडा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। श्रीमती रोज, कृपया दया कीजिए, कुछ तो कहिए। लिंडा गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी और उसने अपनी सारी उम्मीदें रोजमेरी पर टिका दी। उसने आत्मसम्मान की परवाह किए बिना रोते हुए कहा, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करती हूं कि मैं अपनी आदतें सुधार लूंगी, नए सिरे से शुरुआत करूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की, रोजमेरी ने कहा। सुश्री रोज, लिंडा ने कहा। जब पुलिस लिंडा को ले जा रही थी तो बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि निर्देशक लिंडा ऐसी हैं।
वह गुपचुप तरीके से रिश्वत भी ले रही है। लोग बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं। अध्याय 58। देखने में खूब मजा आया। रोजमेरी की आवाज ने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया। बाहर खड़े लोग तुरंत इधर उधर भाग गए। जाहिर तौर पर किसी की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। स्पष्ट था कि यह नया सीईओ हल्के में लेने वाला व्यक्ति नहीं था। भीड़ को तितर बितर होते देख डीन खुद को रोक नहीं पाया और पास जाकर एक कप कॉफी देते हुए बोला, सुश्री रोज, अगर लिंडा खुद आपके पास नहीं आती तो क्या आप उसे यूं ही जाने देती? रोजमेरी ने अपनी कॉफी की एक घूंट ली। तभी डीन मन ही मन बुदबुदाया, उसने इतनी सारी गलतियां की हैं, अगर तुम उसे इस तरह से छोड़ दोगे तो क्या यह उसे बहुत आसानी से छोड़ देना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। रोजमेरी की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह जरूर मेरे पास आएगी। तुम्हें कैसे पता? डीन ने पूछा। मैंने पिछली शिकायतें देखी हैं। उसने छोटी छोटी बातों पर मिस्टर ऑस्कर का विरोध करने की हिम्मत की, जिसका मतलब है कि वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और किसी भी तरह की असंतुष्टि बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसे शर्मिंदगी महसूस होगी और वह जरूर मेरे पास आएगी। रोजमेरी ने कहा, तो तुमने इसका पहले से ही अनुमान लगा लिया था, जाल बिछाया और उसे उसमें फंसने दिया। किसी भी हालत में तुम पुलिस को बुलाने ही वाले थे। डीन ने कहा, बिल्कुल। रोजमेरी उसे भला कैसे जाने दे सकती थी? इतनी बड़ी कंपनी में इतनी परेशानी खड़ी करने वाली उसने पिछले 1 साल में कितना नुकसान पहुंचाया होगा। कॉफी के कुछ घूंट पीने के बाद रोजमेरी ने लापरवाही से कहा, कंपनी में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्सुकता से देखते रहते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि वह आ रही है तो वे जरूर आएंगे। डीन ने रोजमेरी को ऐसे देखा मानो उसने किसी देवी को देख लिया हो। तो जो लोग अभी झांक रहे थे वे भी तुम्हारी गणना में शामिल थे। वह प्रार्थना कर रहा था कि ये लोग जल्दी चले जाएं। पता चला कि यह सब मिस रोज की करतूत थी। उसने दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए ऐसा किया था। पिछले 1 साल में कंपनी ने बहुत ढिलाई बरती है। कई लोगों और कई चीजों को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है। रोजमेरी ने शांत भाव से जवाब दिया, अब आप जा सकते हैं। जी। डीन जाते समय भी आश्चर्यचकित था। रोजमेरी सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। अन्यत्र रोमियो ने अपने भेजे हुए संदेश को घूर कर देखा। 1 घंटा 42 मिनट बीत चुके थे और अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। जब लड़की अपने कामों में व्यस्त हो जाती थी तो वह अपने मंगेतर को बिल्कुल भूल जाती थी। वह दीवार पर बनी रोजमेरी की परछाई पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि परछाई काली थी, फिर भी उसकी सुंदर आकृति और रूपरेखा स्पष्ट रूप से उसी की थी। उसकी परछाई भी खूबसूरत थी। रोमियो कुछ देर तक उसके अवतार को देखता रहा, ये कल्पना करते हुए कि जब उसने तस्वीर खींची थी तब मौसम कैसा था, उस दिन उसने क्या पहना था और वह कैसा महसूस कर रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे के बारे में सोचते ही रोमियो की निगाहें अपने आप नरम पड़ गईं। उसने उसका अवतार सेव किया और फिर चैट स्क्रीन पर लौट आया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह किस काम में व्यस्त थी? एक पल भी नहीं बीता। उसका फोन चेक करो। रोजमेरी जवाब देने ही वाली थी कि उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसके पिता का फोन था। उसने फोन उठाया और पिताजी कहने ही वाली थी कि केनेथ ने खुशी से कहा, रोज तुम ऑफिस में हो? फिर से जल्दी। ये तो समर्पण था। मुझे लिंडा के बारे में कंपनी के लोगों से पता चला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसमें सबको धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे हुई। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। कंपनी में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपने पहले ही इतना बड़ा घोटाला उजागर कर दिया है। समस्या? केनेथ ने कहा, मैं सोच रहा था कि हमारी कंपनी में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर इतनी अधिक क्यों है। पता चला कि वह पर्दे के पीछे से गड़बड़ कर रही थी। केनेथ ने कहा, उसने काफी गलतियां की। रोजमेरी ने कहा। रोजमेरी ने अभी जो बताया उसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो कानून का गंभीर उल्लंघन था। उन्होंने सबूत पुलिस को सौंप दिए थे। लिंडा को कानून की तरफ से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। कॉलिंस परिवार के नाम से इतने सारे व्यवसाय होने के कारण समूह के उच्च अधिकारियों के लिए प्रत्येक सहायक कंपनी, विशेष रूप से छोटे पैमाने की कंपनियों में होने वाली हर छोटी मोटी घटना पर नजर रखना असंभव है। केनेथ कहा। उन्हें लगा कि अनुभवी और सक्षम कर्मचारियों को प्रबंधन के लिए भेजने से कम कुछ परेशानी तो कम हो जाएगी, लेकिन वे गलत थे। रोज, तुम्हें व्यापार की अच्छी समझ है। परिवार में तुम्हारी वापसी से तुम्हारा भाई का बोझ हल्का हो सकता है। एक बार जब तुम इस कंपनी में अच्छी तरह से घुल मिल जाओगे तो पिताजी तुम्हें और भी बड़ी और अधिक जिम्मेदारियां देंगे। भविष्य में तुम और तुम्हारा भाई कोलिंस परिवार को आगे बढ़ा सकते हो, केनेथ ने कहा। नहीं, रोजमेरी ने कहा,
ये कंपनी पहले से ही उसे काफी व्यस्त रखती थी। भले ही ये सब छोटे मोटे काम थे, फिर भी इनमें उसका बहुत समय लग जाता था। उसके पास अपने निजी कामों के लिए भी समय नहीं बचता था। तुम्हारी क्षमताओं को हर कोई देख सकता है, केनेथ ने कहा। जब केनेथ ने कंपनी उसे सौंपी तो उसे उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, वह बस उसे एक मौका देना चाहता था। वह तो दिवालिया होने के लिए भी तैयार था। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में उसने कंपनी को एक सुचारू रूप से चलने वाली मशीन की तरह स्थापित कर दिया और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को निकालती और नियुक्त करती रही। रोज, क्या तुम कल रात फिलिप के घर पर अच्छी तरह सोई? केनेथ असल में ये पूछना चाहता था कि क्या फिलिप ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और कल रात क्या हुआ था। लेकिन रोजमेरी ने बस इतना ही कहा, सब ठीक था। इस दौरान रोमियो काफी देर से चैट विंडो को घूर रहा था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और उसका नंबर डायल कर दिया। रोजमेरी केनेथ से बात कर रही थी, तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रोमियो का फोन देखकर उसने कहा, पिताजी, मुझे एक फोन आ रहा है। ठीक है, बोलो, मैं अब फोन रख रहा हूँ। आज रात जल्दी घर आ जाना, केनेथ ने कहा। केनेथ उसे देर रात एक शानदार नाश्ता खिलाकर पुरस्कृत करना चाहता था। भगवान ही जाने कि उसने पिछली रात फिलिप के यहाँ पेट भर खाना खाया था या नहीं। ठीक है। केनेथ से बात खत्म करने के बाद रोजमेरी ने रोमियो का फोन उठाया। क्या बात है? तुम क्या कर रहे हो? रोमियो ने पूछा। अभी अभी कंपनी का कुछ काम खत्म किया, पापा से बस कुछ ही बातें कर पाई थी कि आपका फोन आ गया, रोजमेरी ने कहा। यह सुनकर कि यह उसके पिता हैं, रोमियो को थोड़ा अच्छा लगा। तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, रोजमेरी ने कहा। दोपहर के खाने में क्या खाना चाहोगे? रोमियो ने पूछा। रोजमेरी ने एक पल सोचा और फिर कहा, कुछ भी चलेगा। वे थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे, फिर डीन ने कंपनी की खरीद सूची पेश की और रोजमेरी ने कॉल समाप्त कर दी। सेरेना बाहर से खाने का एक बड़ा थैला लेकर लौटी और बोली, पापा, मम्मी, मैं आप दोनों का पसंदीदा खाना ले आई हूँ। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। केनेथ के फोन कॉल खत्म होते देख लुइसा ने तुरंत पूछा, क्या रोज ठीक है? उसका सारा ध्यान रोजमेरी पर ही केंद्रित था। अध्याय 59। चिंता मत करो, कंपनी में भेदिया का पता रोज ने ही लगाया था। शायद आपको पता न हो, लेकिन मुख्यालय से भेजी गई मानव संसाधन प्रबंधक लिंडा उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रही थी। वह साल में सिर्फ 78 दिन ही काम पर आती थी, फिर भी उसने हमारी पूरे साल की सैलरी और परफेक्ट अटेंडेंस बोनस हड़प लिया। और हाँ, साल के अंत का बोनस भी मत भूलना, केनेथ ने कहा। लुइसा चौंक गई। रोज को कैसे पता चला? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें हैं कि रोज लिंडा को माफ करने वाली थी। लेकिन लिंडा अकड़ते हुए ऑफिस में आए और रोज के बारे में इतनी जोर से बकवास करने लगी कि सबने सुन लिया। भीड़ ये सब देखने के लिए जमा हो गई थी और तभी रोज ने सबूत निकाले और पुलिस को बुलाया, केनेथ ने कहा। रोज ने कमाल कर दिया। वो तो लाजवाब है। लुइसा इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि रोज ने इतने आक्रामक पूर्व कर्मचारी का सामना करते हुए भी अपना धैर्य बनाए रखा। उसमें वाकई बहुत हिम्मत थी। सुश्री रोज सचमुच असाधारण है। युवा होते हुए भी व्यापार में कितनी प्रतिभाशाली है। बिल्कुल, उसके खून में कोलिन्स परिवार की व्यावसायिक कुशलता अवश्य ही दौड़ रही है। वह बिल्कुल अपने पिता कोलिन्स की तरह ही प्रतिभाशाली है, अपने भाइयों की तरह ही प्रतिभाशाली। श्रीमान और श्रीमती कॉलिन्स को इतनी प्यारी और खूबसूरत बेटी होने पर हार्दिक बधाई। कंपनी अच्छे हाथों में है, अब आप लोग चैन की सांस ले सकते हैं। सभी तारीफें सुनकर केनेथ और लुइसा खुशी से झूम उठे। शुरुआत में उन्होंने रोज को व्यस्त रखने के लिए ही कंपनी का जिम्मा सौंपा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इतना शानदार काम करेगी। ये देखना वाकई अद्भुत था। कोने में छिपकर सुन रही सेरेना को रोज को फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते देखकर ईर्ष्या होने लगी। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और कुछ उपहार लेकर अंदर आए। मम्मी, पापा, मैं वापस आ गई हूँ। अंदाजा लगाए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आप, क्या ये ब्राइट रेस्टोरेंट से है? लुइसा ने पूछा। हाँ, मैंने सुना है कि उनका सामान मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, आपको जगह पाने के लिए लाइन में लगना ही पड़ेगा, सेरेना ने कहा। सेरेना, तुमने इसके लिए लाइन में लगकर इंतजार किया? लुइसा तुरंत चिंतित हो गई। जब तक इससे आपको खुशी मिलती है, मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सेरेना ने सामान खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो गर्मागर्म ही खा लेते हैं। असल में बॉडीगार्ड को ही लाइन में लगना पड़ा था। सेरेना ने खाना मिलने के बाद ही उसे घर ले गई।
इसमें उसे बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लुइसा पहले ही भावुक हो चुकी थी। शायद वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। उनका दिल जीतने के लिए अक्सर तरकीबें आजमाएं। तुम कोलिन्स परिवार की उत्तराधिकारी हो, अगली बार इन चीजों का ध्यान रखने का काम कर्मचारियों को ही सौंप दो, केनेथ ने कहा। यह सुनकर सेरेना ने केनेथ को फिर से गले लगा लिया। मुझे पता है पापा, आप मेरी परवाह करते हैं। मैं आपको इस तरह गले लगाने की हिम्मत तभी करती हूं जब बहन आसपास नहीं होती। अब चलिए बैठते हैं और खाना खाते हैं। ये सुनकर केनेथ को अपराध बोध हुआ। सेरेना उनकी बेटी थी जिसे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। रोज की वापसी से उसकी प्रतिष्ठा को वाकई ठेस पहुंची थी। वह जरूर परेशान होगी। रोज के वापस आने के बावजूद तुम हमारी बेटी ही रहोगी। हम तुम्हारे वैवाहिक जीवन में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लुइसा ने सेरेना के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसके लिए उसका स्नेह गहरा था। धन्यवाद, सेरेना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपकी देखभाल कर सकती हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तुम कितनी नादान बच्ची हो। लुइसा खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसके दिल में थोड़ी उदासी भी थी। उसकी बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी। अन्यत्र कार्ल ने रोमियो के सामने एक दस्तावेज रखते हुए कहा, श्री मैक्मिलियन, इस पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। मैंने इसकी जांच कर ली है, सब कुछ ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे ठीकों के लिए कार्ल सबसे पहले रोमियो के लिए उनकी जांच करता था। रोमियो हमेशा व्यस्त रहता था और वह आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे अनुबंधों को खुद नहीं संभालता था। रोमियो ने मुस्कुराते हुए बड़े ही शानदार अंदाज में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। श्रीमान मैक्मिलियन, आप आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। कार्ल ने पूछा, क्या उन्होंने अरबों डॉलर का सौदा किया, या शायद उन्होंने किसी प्रतिद्वंदी को मात दी, या फिर उन्होंने बस कुछ दिग्गज कंपनियों का अधिग्रहण किया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके चेहरे पर वह मुस्कान क्यों है जो हट ही नहीं रही। इस क्षेत्र में लोकप्रिय रेस्तरां और घूमने फिरने की जगहों की जानकारी जुटाएं, जहां युवा महिलाओं को आनंद आ सकता है। रोमियो की बातें सुनकर कार्ल को अचानक समझ आया, तो उसके अच्छे मूड का कुछ तो संबंध मिस रोज से है। जब वह थोड़ी देर पहले ऑफिस में आया था तो उसने रोमियो को किसी से फोन पर बात करते देखा था। क्या वह मिस रोज हो सकती है? श्री मैक्मिलियन, आप मिस रोज में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, है ना? पहले रोमियो कभी भी उससे लोकप्रिय रेस्तरां और दर्शनीय स्थलों की खोज करने के लिए नहीं कहता था। काम पर लौटने से पहले एक साधारण भोजन ही उसके लिए काफी होता था। लेकिन जब से वह सुश्री रोज से मिला, शांत स्वभाव वाला रोमियो नर्म पड़ने लगा था। कम से कम अब उसकी नजरें केवल काम पर ही नहीं टिकी थीं। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं हो सकता। अब निजी जीवन के बारे में भी सोचने का समय है। रोमियो की यह बात सुनकर कार्ल के मन में कुछ सवाल उठ खड़े हुए। श्री मैक्मिलियन, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? और कौन? रोमियो ने उसकी ओर देखते हुए लापरवाही से कहा, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो तुम्हें सप्ताहांत में काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। क्या रोमियो बदल गया है? क्या रोज में इतना आकर्षण था कि उन्होंने रोमियो को प्रेम की मिठास से परिचित कराया? धन्यवाद, मैं जितनी जल्दी हो सके एक गर्लफ्रेंड बना लूंगा। जैसे ही कार्ल ने ये कहा और अपनी फाइलों के साथ जाने की तैयारी करने लगा, उसने देखा कि रोमियो के फोन पर एक नया संदेश आया है। कार्ल को संदेश से नहीं, बल्कि रोमियो के लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन वॉलपेपर से आश्चर्य हुआ। एक लड़की की आकृति, और वह मिस रोज थी। जो तुम देख रहे हो वो पसंद आया? रोमियो ने उसकी निगाहों को भांपते हुए सहज भाव से पूछा। नहीं, मैं मिस रोज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। कार्ल ने अपना सिर नीचे कर लिया, अब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो आप कह रहे हैं कि वह सुंदर नहीं है? बिल्कुल नहीं, कार्ल ने ठंडे पसीने से तरबतर होते हुए कहा, सुश्री रोज बेहद खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह धरती पर उतरी किसी परी जैसी हैं, दुनिया में अद्वितीय। आप दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। रोमियो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं बहुत संस्कारी नहीं हूँ, बस बात यह है कि रोज की खूबसूरती ने मेरे मन में इतने सारे खूबसूरत शब्द पैदा कर दिए हैं। क्योंकि रोज बहुत खूबसूरत है। कार्ल, जी हाँ श्रीमान मैक्मिलियन, आपको क्या चाहिए? कार्ल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जब तुम 8 साल की थी तब से लेकर अब तक क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? रोमियो के सवाल ने कार्ल को चौंका दिया। नहीं, आपने मुझे उद्योग में सबसे अधिक वेतन दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आप सिर्फ वर्तमान को देखकर यथास्थिति से संतुष्ट नहीं रह सकते। कार्ल थोड़ा असमंजस में था। इस महीने से आपकी सैलरी दोगुनी हो जाएगी।
जब कार्ल ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। श्रीमान मैक्मिलियन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब कुछ पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा, खासकर सुश्री रोज से संबंधित काम। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कार्ल को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस रोज की चापलूसी करना गर्लफ्रेंड होने से ज्यादा असरदार था। उसकी तनख्वाह 3 साल से रुकी हुई थी। सिर्फ इसलिए कि उसने मिस रोज की खूबसूरती की तारीफ की, उसे वेतन में बढ़ोतरी मिली। वेतन में इतनी बढ़ोतरी हुई कि उनका वेतन दोगुना हो गया। जब कार्ल खुशी से झूम रहा था तभी उसे रोमियो की आवाज सुनाई दी। जरा रुकिए। रोमियो को कुछ याद आया। हाल ही में हमने जिन कुछ कंपनियों का अधिग्रहण किया है। श्री मैक्मिलियन, क्या आप उन लग्जरी ब्रांड कंपनियों की बात कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, उन्हें हमारी मैक्मिलियन कॉर्पोरेशन में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने हाल ही में लव फॉरएवर सीरीज रिलीज की है। क्या आपको लगता है कि उसे यह पसंद आएगी? ये सुनकर कार्ल को समझ आ गया कि मिस्टर मैक्मिलियन ने उसे क्यों रोका था। उसने झट से जवाब दिया, श्रीमान मैक्मिलियन, आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। मिस रोज की खूबसूरती तो आलू की बोरी में भी बेहद खूबसूरत लगेगी। ओह! रोमियो ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। अगर यह आपकी तरफ से है तो रोज को यह जरूर पसंद आएगा। आखिरकार आप उन्हें जो दे रहे हैं वह सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि आपकी सच्ची भावनाएं हैं। रोज इसे पाकर बहुत भावुक होंगी। इस सप्ताहांत छुट्टी ले लो। ओवरटाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्ल अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, धन्यवाद श्री मैक्मिलियन। कॉलिंस परिवार का घर। केनेथ और लुइसा हाथ में हाथ डालकर बगीचे में टहलने गए। माथा ने जल्दी से सेरेना को बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मिस सेरेना, आपने मास्टर के लिए सामान खरीदने के लिए लाइन में लगने के लिए बहुत मेहनत की और महोदया, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। सेरेना के जवाब देने से पहले ही माथा ने झट से कहा, सिर्फ मास्टर और मैडम को मनाने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। सबसे जरूरी तो मिस्टर मैक्मिलियन है। रोमियो का नाम सुनते ही सेरेना का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। मुझे लगता है रोमियो की नजरें सिर्फ मेरी बहन पर हैं। तुमने भी पिछली बार बगीचे में देखा था। वो मेरे प्रति काफी ठंडा व्यवहार कर रहा था। मुझे लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो सूप बनाया था उससे दादाजी फिलिप की तबीयत बिगड़ गई और अब उनके मन में मेरे लिए बुरा भाव है। दादाजी फिलिप भी मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। खैर, हालात को पलटने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता है। तो आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? सेरेना की लगातार असफलताओं ने उसकी गरिमा को धूमिल कर दिया था। उसे लग रहा था कि अब वह इसे और सहन नहीं कर सकती। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों से वह एक आरामदायक जीवन जी रही थी और उसे कभी भी अपने स्वाभिमान को इस तरह से त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। रोजमेरी के लौटने के बाद से उसे पिछले 10 या उससे अधिक वर्षों में हुए अपमान से कहीं अधिक अपमान सहना पड़ा। मिस सेरेना, मेरी बात सुनो। माथा ने चारों ओर देखा और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सेरेना हिचकिचाई, क्या ये काम करेगा? अगर ऐसा हुआ तो? कोई अगर मगर नहीं। माथा ने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा। भले ही मिस्टर मैक्मिलियन पहले तो तुम्हें अस्वीकार कर दें, लेकिन जब तक तुम अपनी ईमानदारी दिखाओगी वो मिस रोज पर ध्यान नहीं देंगे। सेरेना की झिझक कम हो गई और वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित लग रही थी। तभी उसे कोने से एक आवाज सुनाई दी और वह चौंक गई। वहां कौन है? मिस सेरेना, मैं हूं। कोने से बाहर आने वाला व्यक्ति एरिक था। सेरेना और माथा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं था कि एरिक ने उनकी बातचीत कितनी सुनी थी। दोनों को कुछ बेचैनी महसूस हुई। मिस सेरेना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं। एरिक ने विनम्रता से कहा, अगर मैंने अभी आपको डरा दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। एरिक की यह बात सुनकर सेरेना को संदेह हुआ। मेरी बहन मेरे माता पिता की सगी बेटी है। आप उसका समर्थन क्यों नहीं करते बल्कि मेरा समर्थन करते हैं? उसकी यह बात सुनकर सेरेना ने माथा की ओर ऐसे देखा मानो वह उसके शब्दों की सत्यता की पुष्टि करना चाहती हो। माथा ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि वह भरोसेमंद था। जरूर। एरिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मित्रता की चमक थी। चाहे घर पर हो या बाहर, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बता देना, मिस सेरेना। मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। सेरेना ने उसे पास आने का इशारा किया और कुछ फुसफुसाया। कुछ ही समय बाद एरिक ने आकर बताया, मिस सेरेना, श्री मैक्मिलियन फेरिस व्हील रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन करेंगे। ये सुनकर सेरेना उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या ये खबर विश्वसनीय है? बिल्कुल। सेरेना को उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे जो पहला काम सौंपा था वह इतनी जल्दी और इतने अच्छे से पूरा हो जाएगा।
उसने एक बैंक कार्ड निकाला और कहा, अगर आप भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मैं इस कार्ड में कुछ पैसे जमा कर दूंगी। मुझे मिस सेरेना के पैसों की जरूरत नहीं है। एरिक ने तुरंत अपनी वफादारी जाहिर करते हुए कहा, मिस सेरेना, आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इसे ले लो। सेरेना ने उसे इनाम देने पर जोर देते हुए कहा, जब मेरी शादी मिस्टर मैकमिलियन से हो जाएगी तो तुम और माथा मैकमिलियन परिवार में मेरे साथ शामिल हो सकते हो और सुखमय जीवन का आनंद ले सकते हो। धन्यवाद मिस सेरेना। एरिक ने खुशी से झूमते हुए बैंक कार्ड ले लिया। जब केनेथ और लुइसा बगीचे में टहल कर लौटे तो उन्होंने सेरेना को खिले हुए सफेद गुलाब की तरह बेहद खूबसूरत देखा। वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, सेरेना, तुम इस तरह सज धज कर कहाँ जा रही हो? मेरी एक अच्छी दोस्त की शादी हो रही है। मैं उसके समारोह में शामिल होने जा रही हूँ। सेरेना ने एक खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, उसके बाल बंधे हुए थे और उसके शरीर पर मौजूद गहने चमक रहे थे। वह बचपन से ही लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और पैसे और त्वचा की देखभाल के उत्पादों से पोषित एक विशेष प्रकार की शालीनता उसमें झलकती थी। सेरेना के नाजुक मेकअप को देखकर लुइसा ने टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोका, सेरेना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमारी लाडली, हमेशा हमारी आंखों का तारा, भला वो खूबसूरत क्यों न हो। केनेथ ने चाहते हुए कहा, एडेन तुम्हें वहां ले जाएगा। कोई जरूरत नहीं, आज एरिक मुझे ड्राइव करके ले जा रहा है। सेरेना मुस्कुराई, इस तरह मेरी दोस्त को गर्व महसूस होगा। ठीक है एरिक, सेरेना को वहां ले चलो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फेरिस व्हील रेस्टोरेंट एक कांच के केबिन में भोजन करने का एक अनोखा अनुभव था। फेरिस व्हील में 28 केबिन थे, जिनमें से प्रत्येक 25 वर्ग मीटर का था। जब फेरिस व्हील अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता था तो यह जमीन से 128 मीटर ऊपर होता था, जिससे शहर की आधी सुंदरता और चमचमाता समुद्र। इसके निर्माण के बाद से ही यह इन्फ्लुएंसर्स और स्ट्रीमर्स के लिए एक लोकप्रिय स्थान रहा है। सीटें सीमित होने के कारण 6 महीने पहले तक ही बुकिंग हो जाती थी। ये बेहद लोकप्रिय था। सेरेना के कार से बाहर निकलने से पहले उसने विशालकाय फेरिस व्हील की ओर देखा और कुछ हैरानी से पूछा, एरिक, ऊपर कोई क्यों नहीं है? दोपहर के समय इस लोकप्रिय रेस्तरां में कोई भी भोजन क्यों नहीं कर रहा होगा? रोमियो कहाँ है? क्या वह अभी तक नहीं पहुंचा है? अजीब बात है, फेरिस व्हील क्यों नहीं चल रहा है? क्या ये खराब हो गया है? मिस सेरेना, शायद आपको पता न हो, लेकिन आम लोगों को यहाँ खाना खाने के लिए सबसे पहले तो धैर्य रखना पड़ता है और दूसरा, उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वे इसका खर्च उठा सकें। क्योंकि एक सेट मील, इसकी कीमत $999 है और यह सिर्फ न्यूनतम शुल्क है। सेरेना के लिए $999 तो बस जेब खर्च के बराबर है, लेकिन आम लोगों के लिए यह 1 या 2 महीने के वेतन के बराबर है। कुछ देर बाद सेरेना की नज़र एक लग्जरी लिमोजीन पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। ये रोमियो था। वह उस नंबर प्लेट को कभी गलत नहीं समझेगी। ये तो मिस्टर मैकमिलियन है। एरिक ने भी पहचान लिया, ये तो मिस्टर मैकमिलियन की कार है। मिस सेरेना, देखा आपने? मिस्टर मैकमिलियन यहाँ हैं। लिमोजीन उनके पास से गुजरी और दूर स्थित प्रवेश द्वार पर रुक गई। काल ने बड़ी ही पेशेवर शैली में पीछे का दरवाजा खोलते हुए गाड़ी से बाहर निकला। सेरेना के मुस्कुराने से पहले ही उसने एक लड़की को लिमोजीन से बाहर निकलते देखा। वह खूबसूरत चेहरा रोजमेरी के अलावा और कौन हो सकता था? वह रोमियो की कार में क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह रोमियो के साथ आए हो? इससे पहले कि सेरेना कुछ समझ पाती, रोमियो कार से बाहर निकला, रोजमेरी का हाथ पकड़ा और वीआईपी प्रवेश द्वार से होते हुए एक साथ फेरिस व्हील रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गया। एरिक भी अचंभित रह गया। श्री मैकमिलियन सुश्री रोज के साथ यहाँ क्यों आए होंगे? उन्हें इससे पहले इस बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। रियर व्यू मिरर में सेरेना के चेहरे के भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि स्थिति अच्छी है। वह क्या करे? सेरेना को आखिरकार समझ आ गया कि फेरिस व्हील क्यों नहीं चल रहा था और अंदर कोई क्यों नहीं था। दरअसल रोमियो ने पूरी जगह बुक कर रखी थी। वह रोजमेरी के साथ अकेले में खाना खाना चाहता था और दूसरों की दखलंदाजी नहीं चाहता था। मिस सेरेना, मुझे लगता है आप भी अंदर जाकर उनके साथ भोजन कर सकती हैं। आखिर सुश्री रोज आपकी रिश्तेदार हैं। एरिक ने हिम्मत जुटाकर अपने विचार व्यक्त किए, अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम उनके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। हाँ, उसकी बात में दम है। सेरेना को लगा कि वह उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, कहीं ऐसा न हो कि उनके बीच भावनाएं विकसित हो जाएं। वह कार से बाहर निकली और कांच के केबिन में उसकी शानदार पोशाक ने तुरंत रोजमेरी का ध्यान आकर्षित किया और रोजमेरी के मन में कुछ प्रश्न चिन्ह उभर आए। क्या सेरेना उस ड्रेस में किसी शादी में जा रही थी?
सूर्य की रोशनी में उसके गहने इतने चमकदार थे कि उन पर सीधे देखना मुश्किल था। सिर से लेकर पैर तक एक शब्द में उसका वर्णन किया जा सकता है, खर्चीली। सेरेना प्रवेश द्वार पर पहुंची और वहां मौजूद स्वागतकर्ता ने उन्हें विनम्रतापूर्वक रोक दिया। एरिक झट से आगे बढ़ा, गला साफ किया और बोला, यह महिला कोलिंस परिवार की उत्तराधिकारी हैं। अपने देश में कोलिंस परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए इस रेस्तरां में कदम रखना व्यावहारिक रूप से उन्हें मुफ्त प्रचार देने जैसा है। लेकिन स्वागतकर्ता ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए सेरेना, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से बुकिंग हो चुकी है। इसके लिए हमें खेद है। हम आपके अगले आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। सच कहूं तो अंदर बैठी लड़की मेरी चचेरी बहन है और उस लड़के को भी मैं जानता हूं। सेरेना ने ये कहने के बाद अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर स्वागतकर्ता के हाथ में थमा दी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे उनसे बात करनी है। चिंता मत करो, अगर उन्हें कोई शिकायत हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले लूंगी। स्वागत करने वाले व्यक्ति ने उसका सामान लेने की हिम्मत नहीं की। आखिर श्री मैकमिलियन की हैसियत को देखते हुए अगर उसने किसी को पर्दे के पीछे आने दिया होता और श्री मैकमिलियन के कारोबार में गड़बड़ी कर दी होती। स्वागत करने वाले व्यक्ति ने तुरंत अंगूठी लौटा दी और कहा, मुझे माफ करना सेरेना, कृपया हमें मुश्किल स्थिति में न डालें। सेरेना के अचानक अंदर आने के डर से उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कितना असंवेदनशील व्यक्ति है। एरिक गुस्से में है और केनेथ की हैसियत का इस्तेमाल करके स्वागतकर्ता को धमकाने ही वाला है। लेकिन सेरेना की आंखों में थोड़ी उदासी झलक रही थी जब उसने कहा, छोड़ो इसे। वे रोमियो को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। बस यूं ही हम चले जाएंगे। हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम यहीं रुककर उनका प्यार भरा तमाशा देखते रहें? सेरेना ने एरिक को घूर कर देखा, उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। अगली बार तथ्यों को ठीक से जान लेना। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।